नमस्कार दोस्तों। एक ही रास्ता है जब तोड़ना हो चक्रव्यूह, हर नई संभावना को अजमा कर देखिए। रात में सूरज निकलने का न करिए इंतजार, दीपकों से एक नया सूरज बना कर देखिए। अशोक रावत साहब की ये पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां आज हमें खुशियों का संचार करना सिखाती हैं, उस साहस को सिखाती हैं। हम सब के लिए गर्व की बात है कि हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंच चुका है, उसकी सतह पर पहुंच चुका है और काम भी करने लगा है। बड़े लंबे अरसे से हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर इतना काम किया है कि उन्हें बधाई बनती है। निश्चित रूप से उन्हें नमन करता हूं, उन पुरोधाओं को नमन करता हूं जिन्होंने इसको बनाने में इतना बड़ा योगदान किया। इसके साथ शुरू करता हूं कि जब हम इतनी बड़ी महान उपलब्धियों के लिए जय जयकार कर रहे हैं, तब हमें एक और चीज जाननी चाहिए। जानना चाहिए कि क्या हो रहा है देश में और कैसे हो रहा है। स्थितियों को आपको समझने की जरूरत है और स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश से ही मैं शुरू करता हूं। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री धर्मपाल, जब चंद्रयान 3 हमारा पहुंच रहा है चांद पर, तो अपनी गाड़ी लेकर लखनऊ के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं। तमाम यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन मंत्री जी हैं भाई, क्या आपने कभी पहले ऐसा देखा था? शायद नहीं। स्थिति यह है कि फर्रुखाबाद जिले में जो माइनिंग माफिया है वो इतना दमदार हो गया है, इस तरह की स्थिति में आ गया है कि वहां जब पुलिस रोकने को पहुंचती है तो वो थानेदार से कहता है, भूत बना दूंगा तुम्हें दरोगा जी। ये कोई सरकार मुलायम सिंह की नहीं है, भाजपा की सरकार है। हम जैसे चाहेंगे वैसे चले। हुजूर चलाइए आप, क्योंकि आप तो सरकार है और जब सरकार यूं चलती तो निश्चित रूप से आता है। बहरहाल चंद्रयान 3 की सफलता पर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर बम फोड़कर आतिशबाजी करके जश्न मनाया गया। उनके तमाम नेताओं ने जश्न मनाया और जश्न इसलिए नहीं मनाया कि चंद्रयान या कोई और चीज, इसलिए कि सतत जो सालों साल हमारे वैज्ञानिकों ने, महान वैज्ञानिकों ने प्रयास किए हैं, वो सफल हो रहे हैं, लगातार सफल और सफलता के सोपान स्थापित कर रहे हैं। हमें याद है राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष पर पहुंचे थे, हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ा जाता था पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो आता था राकेश शर्मा और उनकी टीम। और इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि वहां से आपको भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था सारे जहां से हिंदुस्तान हम। तो आप ये समझिए कि सबसे अच्छा हमारा हिंदुस्तान है, हमें उस पर गर्व है क्योंकि हमारे लोगों ने इस तरह बनाया था। उन्होंने त्याग किया था, साइकिलों पर ले जाकर के सामान ले जाकर के उन्होंने इसरो का निर्माण किया। किस तरीके से तमाम प्रयास किए गए, तब यह हमें सफलता मिली है। यह लोकतंत्र मिला है, ईंटे ईंटे जोड़ के किस तरीके से लोकतंत्र मजबूत किया गया, किस तरीके से तमाम संवैधानिक संस्थाएं मजबूत की गई थी, किस तरह से जनता को हक देने के लिए उसको हक भीख में नहीं, उसके अपने हक के तौर पर देने की शुरुआत की गई थी कि आप प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकते हैं। और पंडित नेहरू का जब एक शख्स ने कॉलर पकड़ा था तो उन्होंने कहा था, यस, यही आपको मिला है कि आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछ सकते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। यही हमारे लिए गर्व की बात। बहरहाल हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स के सम्मेलन में गए हुए हैं, वो चीन के राष्ट्रपति से गलबैया करते हैं, ये मैं बार बार बताता रहा हूं, और किस तरीके से करते हैं और क्या करते हैं ये अपने आप में समझने की बात है। और जब हम इसको देखते हैं तो लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी
क्या बना रहे हैं इस देश में वो ये बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के एक युवा भाजपा के नेता बड़े डंके की चोट पर कहते हैं भाई छात्र नेता भी थे, युवा नेता भी हैं। वो कहते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश या चंद्रायन या किसी और उसके लिए लैंडिंग के लिए आपको लौंडों की जरूरत पड़े तो हमारे सारे लौंडे आएंगे, स्कॉर्पियो और दूसरी गाड़ियां लेके आएंगे, आप चिंता मत करिए। उन्हें अभी पता नहीं है कि चांद पे स्कॉर्पियो से नहीं जाया जाता है, लेकिन साहब उनके जब मंत्री जी जिस तरीके से जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो उसी तरीके से वो भी सोचते हैं कि चले जाते हैं, खुशी मनाइए। हमें बधाई देनी चाहिए उन सबको जिन्होंने इसमें एक महान योगदान दिया, प्रत्यक्ष और परोक्ष। निश्चित रूप से यदि सरकार का भी योगदान है तो सरकार को भी बधाई, क्योंकि ये सरकार का काम है, इसलिए उन्हें बधाई। और इस बधाई के साथ साथ बहुत सारी चीज, लेकिन आज एक चीज जरूर जाननी चाहिए कि जो पहले महान वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई, जिन्होंने अंतरिक्ष अभियान की नींव रखी थी जिस पर इसरो बना था, उनकी जो बेटी थी और उनकी पत्नी थी जो मृणालिनी साराभाई, वो सब इतने अच्छे लोग थे और पंडित नेहरू सबका सम्मान करते थे। तो उनकी बेटी जब नृत्यांगना थी, एक नृत्य करके आई, पंडित जी उसे देख रहे थे, तो पंडित जी ने बेटी की तरह उसे आशीष दिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग वो फोटो इस तरह से शेयर करते हैं जैसे पंडित नेहरू पता नहीं कितने चरित्रहीन व्यक्ति थे। आप सोचिए, ऐसी एक तस्वीर वो इंग्लैंड की पेश करते हैं जब पंडित नेहरू की भांजी वहां पर मिली और दौड़ के अपने मामा से आकर के गले लग गई थी। उस तस्वीर को वो पेश करते हैं कि देखिए कितना चरित्र है। ऐसे ही एक तस्वीर वो उनकी अपनी बहन के साथ में गले लगने की है, उसको लेकर के प्रस्तुत करते हैं, और वह कैरेक्टर आज भी खत्म नहीं हुआ है। यही भाजपा का चरित्र। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे और उत्तर प्रदेश की सीमा पर उन्होंने जब एक सभा को संबोधित करने पहुंचे, तो वहां अपनी उनकी बहन प्रियंका गांधी आई हुई थी। उन्होंने अपनी बहन को, एक जैसे होता है भाई बहन का लाड़ होता है, उन्होंने जबरन उसको करके बहन को प्यार किया। उसको उन्होंने किस तरह से प्रस्तुत किया। जब राहुल गांधी ने अपनी भांजी का हाथ पकड़ के उसकी लगाई हुई मेहंदी को देखते हुए उससे मजाक कर रहे थे, उसको उन्होंने कितने गंदे ढंग से प्रस्तुत किया। यह बताता है कि किस तरीके से दुष्चरित्र की सोच है, उन लोगों को सोचना चाहिए। आज हम नमन करते हैं विक्रम साराभाई को कि उनके महान योगदान के कारण इतना बड़ा संस्थान इसरो बन सका और वो इसरो इतनी बड़ी उपलब्धि लाता है। यही वजह है कि जब ये कल कार्यक्रम पूरा लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, तो एक वैज्ञानिक को थोड़ा सा हंसी और गुस्सा भी आया कि नहीं भाई, उपलब्धि हमने करी है और पूरा कैमरा जो फोकस किसी और पे है, किस पे है आप समझ सकते हैं, तो उनका हटाइए इधर से, इससे कैमरा और इसरो की टीम की तरफ कीजिए। आप समझिए ये पीड़ा है। आपको इसरो के एक एक सदस्य का परिचय कराना चाहिए था, यह होता तब अच्छा होता, लेकिन वह करने की बजाय प्रधानमंत्री का घंटे भर का वो। और इसका ये नतीजा है कि जो ऑनलाइन 8 मिलियन लोग देख रहे थे, जैसे ही प्रधानमंत्री का ये भाषण शुरू हुआ, उसमें 4.25 मिलियन लोग छोड़ के चले गए, बंद कर दिया उन्होंने। और जब प्रधानमंत्री हटे तब उन्होंने देखा। इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी कोफ्त होती है कि आप ये क्या करते हैं। तो यह एक बड़ी चीज होती है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जहां यह सफलता पाई गई, वो गए, उन्होंने इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। वो गए, वैज्ञानिकों से मिले, उन्हें सबको बधाई दी, धन्यवाद किया और उनका मुंह मीठा कराया। लेकिन हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं वो हम सबको पता है। वो फोन करते हैं जब वैज्ञानिक को, तो उसका भी वीडियो बनवाते हैं और दिखाते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं। अब अकेले में
यदि आप फोन कर रहे हैं तो साहब वो वीडियो कैसे आ जाता है? और यदि आप नहीं बनवा रहे हैं तो वीडियो कौन बना सकता है? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आज के दिन जा सकते हैं? ये पंडित नेहरू नहीं है, ये लाल बहादुर शास्त्री नहीं है, इंदिरा गांधी नहीं है, ये राजीव गांधी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी हैं जिनके पास पहुंचना मुश्किल, उनके मंत्री नहीं पहुंच पाते हैं। और स्थिति तो यह है कि इनके तमाम जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कभी राजभर है, ओपी राजभर, वो बताते हैं जिस तरीके से कि धरती पे जो ये चंद्रयान आएगा तो आप साथ धरती पे नहीं आएगा, चांद पे गया है। तो इस तरह से जब होता है, ये ज्ञान वाले लोग हमारे नेता बनते हैं तो निश्चित रूप से सवाल, और सवाल क्यों नहीं होना चाहिए। कल आपने देखा जिस तरीके से कि प्रधानमंत्री का एक पुराना वीडियो जो 2-3 दिन पुराना है, वो जब रिलीज होता है तो उसमें दिखता है कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति उनके अनुचर वर्ग के एडीसी की तरह से चल रहे थे और प्रधानमंत्री निकल रहे, उन्होंने नमस्कार किया, लेकिन निश्चित रूप से यह उचित नहीं मैं मानता हूं, यह शिष्टाचार के खिलाफ है कि नितिन गडकरी ने उनके हाथ जोड़े नमस्कार का कोई जवाब नहीं दिया, अनदेखा कर दिया। तो यह भी एक सत्य है, सत्य को देखना चाहिए। देखिए, शिष्टाचार बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, और इसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक अब चिंता किस बात की? चिंता आप सब बार बार करते हो कि ईवीएम में गड़बड़ है, और ये इस चीज को तमाम पार्टियों ने शिकायत दे रखी है, पिटीशन फाइल कर रखी है चुनाव आयोग में, और चुनाव आयोग अपने मन मुताबिक बात करता है, कहता है यूं आप चेक कर लो, यूं नहीं आप करो। भाई जब चेक होगा तो सब होगा ना, तो चेक नहीं करने देता। बहरहाल अब तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन सांसद साहब ने बड़ा स्पष्ट कर दिया, डी अरविंद है, उन्होंने एक कह दिया कि आप किसी का भी बटन दबाएंगे वोट भाजपा को ही जाएगा, यह समझ लीजिए। बहरहाल मैं ये नहीं मानता हूं, मेरा ये मानना है ये इसी तरीके से भ्रम फैला के आपको डराते हैं, जिस डर में बहुत सारे लोग वोट दे आते हैं कि आएंगे तो यही काहे मारे पंगालो दे आओ। इसका आपको इसमें नहीं फंसना है, यह आपको समझने की जरूरत है। इसी तरीके से वो ईडी, सीबीआई और सबका डर दिखाते हैं। आपको एक उदाहरण बताता हूं, कल आपने देखा जिस तरीके से भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उनके तमाम सारे लोगों के यहां छापेमारी की गई। जैसे ही चुनाव आते हैं ये शुरू हो जाता है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी के बहुत जमीनी नेता हैं, भारत भूषण आसू, और लगातार मुद्दों को लेकर लड़ते रहे हैं, संघर्षशील रहे हैं। आम आदमी पार्टी जानती थी कि यदि वो मजबूत रहेंगे तो लुधियाना में आम आदमी पार्टी नहीं जीत सकती, इसलिए सरकार आने के जस्ट बाद ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना, उन्हें जेल भेजना और ना सब कुछ किया। अब वो अदालत से जब छूट के आए तो भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव इकाई है यानी ईडी, तो ईडी ने अब उनके यहां छापेमारी शुरू की। आज उनके यहां ईडी की छापेमारी हो गई, ऐसे ही कई और कांग्रेस नेताओं के यहां हो गई। इसके पहले अमृतसर के जो कांग्रेस नेता थे उनके यहां हो, मिला किसी से आज तक कुछ नहीं। कभी उनपे आम आदमी पार्टी की सरकार मुकदमे करती है, कभी कुछ करती है, गिरफ्तार कराती है, और कभी ईडी करती है, कभी इनकम टैक्स करती है। क्यों लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम? क्योंकि जब इनको जरूरत होती है तो ये हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन बाद में वही आचरण करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी करती है, और उसी के एजेंडे को फॉलो करते हैं, उसी के तमाम तरह के एजेंडे, चाहे हिंदुत्व का एजेंडा हो चाहे दूसरे हो। और आप एक अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान है जो उन्होंने एनडीटीवी पर ही इंटरव्यू में दिया था, उसमें उन्होंने माना था कि उनका परिवार आरएसएस का, कट्टर आरएसएस का परिवार, उनके पिताजी आरएसएस की शाखाओं में जाते थे। और मैं चूंकि उनके गांव भी गया हूं और सब जगह गया हूं, मुझे पता है कि उनका पूरा परिवार आरएसएस का कट्टर समर्थक रहा है, और यही वजह है कि वो कांग्रेस के विरोध में उतरे थे।
अब जब वो परेशानी में होते हैं तो कांग्रेस से मदद लेने पहुंचते हैं, लेकिन अंततः उनका झुकाव उधर होता है। यही वजह थी कि बिल्किस बानो वाला जब केस हुआ, उसके साथ नाइंसाफी हुई, तो अरविंद केजरीवाल समेत पूरी उनकी आम आदमी पार्टी के मुंह से एक आवाज नहीं निकली थी। लेकिन बोला था किसने? सिर्फ कांग्रेस ने इसकी लड़ाई लड़ी। और आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो लड़ रही है, कांग्रेस ही उससे साथ दे रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बेटियों के साथ नाइंसाफी हो किसी को, उन्हें पता है इससे उनका वोट घटता है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। जहां उनका वोट नहीं भी है वहां भी करते हैं और उन मुद्दों को लेकर लड़ते हैं। यही कांग्रेस की खासियत, इसीलिए कांग्रेस को पसंद किया। राहुल गांधी क्यों जाके लद्दाख में लड़ रहे हैं? लद्दाख से बीजेपी की पूरी भूमि, लेकिन राहुल गांधी वहां लड़ रहे हैं, वहां के लोगों के हक की बात कर, यह होती। उन्हें जहां कहीं पे भी नहीं जीत मिली, नहीं कुछ मिला, लेकिन वो लड़े हैं, हर मुद्दे पे लड़े। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के जितने बड़े मुद्दे हुए सब पे कांग्रेस लड़ी, और जो वहां की पार्टियां थी वो कहीं जमीन पर लड़ती नहीं दिखाई दी, वो ट्विटर और सोशल मीडिया पर ही दिखाई। तो इसको भी समझने की जरूरत। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, इसलिए आपको सच को पहचानने की जरूरत है और यह जानने की जरूरत है कि क्यों मैंने कहा आपसे कि आप इस बात को समझिए कि कैसे आपको करना है। आपको सूरज का इंतजार नहीं करना है, एक ही रास्ता है। इस चक्रव्यूह को तोड़िए, इनके झूठ को तोड़िए और इन सबको तोड़कर आप अपना रास्ता बनाइए। रात में सूरज नहीं निकलेगा तो आप इतने दीप जला दीजिए कि सूरज फीका पड़ जाए। यह करना है, और जब यह करेंगे तो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोई और हो, कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि यही स्थिति होती है। तेलंगाना में एक अफसर ने, सॉरी अफसर कहने के बजाय जज ने एक पिटीशन को सुनते हुए पाया कि चुनाव आयुक्त की और सबकी गड़बड़ियां थी, तो उसने चुनाव आयुक्त समेत सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित कर। इतने में तो सब हिल गया, हिलना था तो तत्काल ऊपर से चीजें पहुंचने लगी और हाई कोर्ट ने उस जज को निलंबित कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने उस दोषी चुनाव आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा। आप सोचिए, और वो कहीं जाके पैरवी ना कर सके, काम ना कर सके, इसके लिए उन पर शर्त लगा दी, वो हैदराबाद छोड़ के नहीं जा सकते। इस तरह तो इस मोडस ऑपरेंडी को समझना होगा कि कैसे आपको डराया जाता है, कभी कि ईवीएम में ये होगा, यही निकलेगा, आप हम सचेत कर रहे हैं, आप डर जाते हैं और वोट दे आते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक सेमिनार हो रहा था, वहां पर एक आईपीएस ऑफिसर ने एक पूरा अपना विस्तृत ब्यौरा दिया। उसने बताया कि किस तरीके से मैंने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन में यह पाया कि कहां कहां गड़बड़ी होती, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े और ये तमाम सारे लोग नहीं जानते हैं कि इनका वोट कैसे है और क्या है, तो वो गड़बड़ियां हो जाती हैं और इस नाम पे उनके नाम कट जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि परेशान है, वोट नहीं पड़ा। क्योंकि सरकार तो साजिश में हिस्सेदार है, वो नहीं चाहती आपके वोट। तो आपको यह सावधानी बरतनी है, चेक करना है कि आपका नाम सही है, स्पेलिंग सही है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल सबका जो डाटा है वो सही है, आपकी फोटो सही है, और आपकी फोटो अपडेट हो रही है कि नहीं, आपका रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको चेक करना है। और सिर्फ चुनाव वाला ही जो है वोटर आईडी ही नहीं, आपका आधार कार्ड भी अपडेट होना चाहिए, आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट होने चाहिए, जिससे यदि वो आपसे 4 आइडेंटिफिकेशन मांग दे तो आप 4 प्रस्तुत कर, तब आपको वो वोट डालने से रोक नहीं पाएंगे। आपको याद होगा रामपुर में वोट डालने से रोक दिया गया था कि नहीं आप 3-3 लाइए अपने आइडेंटिटी कार्ड। तो 3 कहां से लाता? अरे भाई आप ला सकते हैं, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, नहीं तो और परिवार पहचान पत्र होता है और दूसरी चीजें होती है, तो उनको आप ला सकते हैं। तो इसलिए आप अपने 4-4 तो कम से कम तैयार रखिए, क्योंकि आपकी नागरिकता खत्म करने और चीजें करने की साजिश होती है। इसलिए
आपको सावधानी के साथ करना है और इस उपलब्धि पर निश्चित रूप से हम सबको गर्व है, लेकिन इसके साथ साथ सावधान रहना बेहद जरूरी है। इन सारी चीजों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये अपनी गाड़ी से, स्कॉर्पियो से भी जा सकते हैं चंद्रयान पे और अपनी गाड़ी से प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं। ये चंद्रयान को धरती पर भी उतार सकते हैं और न जाने क्या क्या कर सकते हैं। इनकी ईवीएम भी बहुत खेल कर सकते हैं। तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। यदि आप सावधान होंगे, अपने सारी चीजें मजबूत रखेंगे, तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा और आप जीतेंगे। इसीलिए कह रहा हूं, सूरज निकलने का आप इंतजार मत कीजिए, इतने दीप जला दीजिए कि उजाला हो जाए। जय हिंद।